Hello everyone, welcome to another session of the Sankalp Mentorship Program for your exams December 23, CS Professional Old Syllabus, that is 2017. Today we are going to discuss about your paper Advanced Tax Law and it's a Group 1 paper. पहले हम Part 1 that is हमारा IDT हम discuss करेंगे and then second we'll go on to your direct tax. Without wasting time, let's see. हम क्या क्या डिस्कस करेंगे पहले सेशन में हम ये समझ लेते हैं. ओके, we will see how the questions are asked in your examinations. अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो what should be our study strategy कि हम well एडवांस में प्रिपेयर्ड रहे ताकि एग्जाम में हमें सरप्राइज क्वेश्चंस फेस ना कर पड़े. We know how to attempt those questions. ये सारी स्ट्रेटेजी हम अभी डिस्कस करेंगे. देन फ्रॉम वेयर यू हैव टू स्टडी, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है. मॉड्यूल पढ़ना पड़ेगा क्या? टैक्स का तो ना हो पाएगा, है ना? सो वी विल सी अबाउट दैट आल्सो. फ्रॉम वेयर टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस, अगेन अ वेरी बिग क्वेश्चन. हाउ शुड वी प्रैक्टिस द क्वेश्चन? अभी हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, एग्जाम पास में आ रही है, कैसे सॉल्व करें, क्या प्रैक्टिस करें, क्या ना करें. अगर अभी हमने प्रैक्टिस कर लिया तो फिर एग्जाम के एक दिन पहले तो हमें टाइम नहीं मिलता है, वहां हम कैसे कर सकते हैं, है ना? देन हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस. दिस इज अ गेम चेंजर इन योर एडवांस्ड टैक्स लॉ पेपर. कैसे क्या आगे हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे. ओके, नाउ फर्स्टली देखो, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं ना जहां पर आप ऐसे ही स्टार्ट नहीं कर सकते हो अपनी पढ़ाई. पहले ये समझना होता है कि what are the expectations of the examiner, how the questions are set in the exam and उस point of view से हमें पढ़ाई करनी होगी. So same goes with this subject. This is one of those subjects which can give you exemption above 70 marks and it is one of those subjects which can give you 39 also. So let's strategize this. ठीक है, सबसे पहला questions कैसे आते हैं एग्जाम में. See, there are 6 type of questions asked. सबसे पहला आपका mixed or provision based questions. Second, your penalty based questions. Third, comment based. The direct questions and the provision based questions, it's one and the similar thing. Your true or false with reasons explain करो ऐसा. And lastly, your case study based questions. Okay, ये तो समझ आ गया. अब मीनिंग मतलब थोड़ा सा ब्रीफ में हम समझे तो देखो, आपका ये जो डायरेक्ट क्वेश्चंस है या प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चंस है, फॉर एग्जांपल आपको पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन द टाइम ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग एंड आपको पॉइंटर्स 1 2 3 4 5 मार्क क्वेश्चन, 1 मार्क फॉर ईच ऐसा. या फिर प्लेस ऑफ सप्लाई, या फिर एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई, गुड्स, सर्विसेज, रजिस्ट्रेशन के बारे में कुछ. आरसीएम से रिलेटेड आपको पूछ सकते हैं कि एक बताओ ये आरसीएम में आता है या नहीं आता है, या हु विल पे द टैक्स, आरसीएम में होगा या एफसीएम में होगा. सो डायरेक्ट प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन, यहाँ हमने लॉ पढ़ा, यहाँ उसका क्वेश्चन पूछा. ओके, कॉमेंट बेस्ड क्वेश्चन इज अगेन नथिंग बट योर डायरेक्ट क्वेश्चंस, जहां पर बस वो क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज कर देते हैं, लास्ट में टैगलाइन डालते हैं कमेंट एज अ कंपनी सेक्रेटरी एडवाइस, और हम हो जाते हैं कंफ्यूज. इट इज नथिंग बट योर टाइप 4 क्वेश्चंस. केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, अगेन इट इज नथिंग बट योर टाइप 4 क्वेश्चंस, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट प्रोविजंस नहीं पूछेंगे. यहाँ पर एक ऐसा ना स्टोरी फॉर्मेट में एकदम बड़ा सा पैराग्राफ देंगे और आपने जो प्रोविजन पढ़ा है उसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा. दैट इज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रोविजंस. कंपनी लॉ याद है ना, वहां कैसे क्वेश्चंस आते हैं वैसे वाले. ओके, योर ट्रू और फॉल्स विथ रीजंस, ICSI फेवरेट है, आता ही आता है, बहुत ही इजी होता है. फॉर एग्जाम्पल एक स्टेटमेंट आएगा, द non-residential taxable persons, non-residential people जो इंडिया में अपना बिजनेस कर रहे हैं, they are not required to take registration. True or false, ऐसा ना 5 देते हैं, 1 1 मार्क ईच, 5 मार्क क्वेश्चन होता है ना.
तो आपको कमेंट करना है। तो आपका आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? सबसे पहले प्रोविजन रहेगा कि आपका आंसर रहेगा फॉल्स, फिर आप लिखेंगे रीजन डॉट, और फिर आगे आप क्या रीजन देंगे कि सीधा आंसर लिखना है कि एज पर सेक्शन 24 ऑफ द एक्ट सो एंड सो 2017 वाले एक्ट, इट इज मैंडेटरी, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है, दे आर लायबल कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। एग्जैक्टली ये आपका आंसर रहेगा, बस इतना ही लिखना है, ट्रू या फॉल्स रहना है। और वो तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। अब ये तो समझ लिया क्वेश्चन कैसे आते हैं। नाउ द सेकेंड थिंग इज कि व्हाट शुड बी आवर स्टडी स्ट्रेटेजी, हमें अभी कैसे पढ़ना चाहिए ताकि हम एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट शुड बी आवर रिविजन स्ट्रेटेजी? सो फॉर योर टाइप 2, 3, 4, 5 एंड 6, इन सब के लिए आपकी स्ट्रेटेजी एक ही रहने वाली है, और वो है आपको प्रोविजंस एकदम थरो होने चाहिए, लॉ पता होना चाहिए। अगर आपको लॉ पता है, मतलब नींद से भी उठाए ना आपको, तो आपको बोलते आना चाहिए कि नहीं नहीं सेक्शन 24 के अंदर दिस इज द लिस्ट फॉर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, 22 के अंदर ये है, 23 के अंदर ये है, एक्सेट्रा। आपको लिमिट्स याद होनी चाहिए, टिप्स पर होना चाहिए, टर्नओवर कहाँ होता है, क्या रेट्स होते हैं, कॉम्पोजिशन में क्या रेट्स है ना। देन योर डेफिनेशन, सप्लाई कहाँ, गुड्स कहाँ, सर्विस कहाँ, कंसिडरेशन कहाँ, किसको कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस बोलते हैं, किसको नहीं बोलते हैं, योर वैल्यूएशन के सेक्शंस, वैल्यूएशन रूल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आपने पूरे चैप्टर्स के प्रोविजंस पढ़ लिए, नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम राइटिंग द पेपर वेरी नाइसली। नाउ द थर्ड थिंग, हमने स्ट्रैटेजी डिस्कस कर ली, अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर देखते हैं, पास्ट पेपर्स। ये देखेंगे कि क्या सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं क्या जो हमने 6 डिस्कस किए हैं। सेकंड, आते हैं तो जो हमने स्ट्रेटेजी अभी डिस्कस की, क्या वो यूज करके हम आंसर्स लिख सकते हैं क्या। सो दिस विल मेक यू मेंटली प्रिपेयर्ड एंड सेटिस्फाइड कि हाँ क्वेश्चंस भी ऐसे आते हैं, स्ट्रेटेजी भी सही है, अब हम पढ़ सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी। सबसे पहले आपके टाइप 2 के जो क्वेश्चंस है ना पेनल्टी बेस्ड, वो हम देखते हैं। पास्ट पेपर इन योर जून 22 इट हैज बीन आस्क्ड, लेट्स सी। Okay, see, 5-mark question, 5 pointers, 1 mark for each. Mention the provision of penalties under GST law. यहाँ दिया है एक केस कि क्या हुआ था, और आपको बस इसका आंसर क्या रहेगा, पेनल्टी ऐसे लिखेंगे आप, और पेनल्टी का क्या प्रोविजन है वो लिखेंगे अपने आंसर में। दैट्स इट, ठीक है, मतलब हाँ ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकेंड, हमारी स्ट्रेटेजी थी कि हमें लॉ पता होना चाहिए। अब हमारा चैप्टर है ऑफेंस एंड पेनल्टीज, अगर मैंने उसके प्रोविजन सही से पढ़े हैं तो क्या मैं यहाँ लिख सकती हूँ या नहीं? द आंसर इज यस। कुछ नहीं करना था, बस प्रोविजन याद होने चाहिए थे। ओके, ये स्ट्रेटेजी वर्क कर रही है यहाँ पर। लेट्स सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये तो हो गया, ओके डन। द डायरेक्ट क्वेश्चंस और द प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन, जिसको हम कमेंट बेस्ड में भी ऐड कर सकते हैं, है ना। देखते हैं, दिस इज योर दिसंबर पेपर, दिसंबर 21। ओके, देखो क्वेश्चन पैटर्न भी समझो किस तरीके से पूछा है, और ये डायरेक्ट क्वेश्चंस कैसे होते हैं ये भी समझो। सबसे पहले एक थोड़ा सा केस दिया रहेगा ऑब्वियसली, आखिरी में उन्होंने क्या पूछा है, यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ जीएसटी लॉ whether this transaction qualifies as supply or not. डायरेक्ट क्वेश्चन है, नो गोल गोल जलेबी, ठीक है। अब मेरा स्ट्रेटेजी क्या थी, मैंने सप्लाई का डेफिनेशन अच्छे से लॉ पढ़ा होना चाहिए। अगर मुझे पता होता सप्लाई का डेफिनेशन क्या है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली ये रीड कर लेती, जो डेफिनेशन है उससे लिंक करती प्रोविजन को कि हाँ इसमें क्वेश्चन में ये पूछा है, क्या ये हमारे प्रोविजन से मैच कर रहा है तो ये सप्लाई है, नहीं है तो नहीं है। स्ट्रेटेजी वर्कड, यस। डेफिनेशन आना चाहिए था आपको कि सप्लाई मतलब क्या होता है, ट्रांसफर, बार्टर, लीज, लाइसेंस, एक्सचेंज एक्सेट्रा, ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। फिर गुड्स मतलब क्या, डेफिनेशन आना चाहिए, सर्विसेज मतलब क्या,
है ना, वो सारा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, अगेन अ डायरेक्ट क्वेश्चन, specify the conditions when can an appeal to be filed before the appellate tribunal. State all those matters for which AT does not hold jurisdiction under the Customs Act. Okay, अगर मैंने customs law में appeal के provisions सही से पढ़े होते, so I could have answered this. Okay, the strategy works here also. Coming to your next paper, that is your December 22. Okay. Determine the ITC available for this company. और आपको ये दो दिए हैं, है ना, ये सब क्वेश्चन है एक क्वेश्चन का, इसके अंदर आपको आईटीसी का प्रोविजन पता होता, स्पेशली इन्होंने सिर्फ ना आईटीसी के चैप्टर से एक क्वेश्चन उठाया है, प्रोविजन पता होता मैं अप्लाई कर लेती, ऑल द कंडीशन नेसेसरी फॉर अवेलिंग आईटीसी फुलफिल किया गया है उन्होंने, ठीक है, कर सकते हैं. It is not eligible for any threshold exemptions, so you have to apply the concept here. Let's see further. You are required to advise Sun City on the following issues with reference to e-way bill. E-way bill के चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं, प्रोविजंस. क्या e-way bill मैंडेटरी है मूवमेंट ऑफ गुड्स में? Who is required to generate e-way bill and what are the consequences of non-issuance of e-way bill? E-way bill का चैप्टर पढ़ते, ये प्रोविजंस पढ़ते, I could have answered this. So I think now you are comfortable with the direct questions कि कैसे आते हैं, और हमारी जो स्ट्रेटेजी है कि हमें प्रोविजंस पर वर्क करना है, लॉ पता होना चाहिए. You can do this. See a direct question. प्लेस ऑफ सप्लाई बताओ, 5 दिए हैं, आपको ये रीड करना है. प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रॉपर रूल्स हैं हमारे गुड्स में क्या, सर्विसेज में क्या, आपको कैसे क्या कैलकुलेट करना है सब. And you can see the further chapters question papers also. Applicability of TDS TCS provisions बताना है, direct applicability कुछ नहीं, ठीक है. Okay, टाइम ऑफ सप्लाई बताओ, आपको दिया है यहाँ पर, आपको टाइम ऑफ सप्लाई बताना है. अगर आप देखोगे तो जो 60 मार्क्स का आपका IDT आता है, ओके, जिसमें से आपका 10 मार्क्स का रहेगा आपका कस्टम्स और 50 रहेगा आपका GST एंड सॉरी आपका 30 मार्क्स का IDT आता है एंड 70 मार्क्स दिस. ओके, सो यार 10 एंड 60, उसमें से आप नोटिस करोगे जितना IDT का पार्ट है ना, उसमें से मैक्सिमम पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर इज प्रोविजन बेस्ड, डायरेक्ट क्वेश्चंस आर आस्क्ड. सो अब आपके माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट आता है, क्योंकि हमें ये समझ आ गया कि कैसे प्रिपेयर करना है. ओके, नाउ ये तो देख लिया हमने, है ना. एक कमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी सेम पैटर्न में आता है. अब देखते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आया तो हम लिख सकते हैं क्या स्ट्रेटेजी यूज करके. ओके, सी दिस इज योर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन. यहाँ पर उन्होंने कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा कि टाइम ऑफ सप्लाई बताओ, प्लेस ऑफ सप्लाई बताओ, रजिस्ट्रेशन के बारे में. नो, दे हैव गिवन यू प्रॉपर सिनेरियो. अब वो बोल रहा है कि आपने जो प्रोविजंस पढ़े थे ना, उसको लेकर के बताओ कि क्या एप्लीकेशन फॉर रिमिशन ऑफ द ड्यूटी कैन बी फाइल्ड बाय द कंपनी, ये वैलिड है क्या लॉ में. तो ये क्वेश्चन हम कब सॉल्व कर पाएंगे, अगर मुझे प्रोविजंस पता होते तो मैं प्रोविजन को अप्लाई करके आई कुड हैव डन दैट. ओके, सो टू कंक्लूड हियर, आपके टाइप 2, 3, 4, 5, 6 इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ प्रोविजंस पर ध्यान देना है. So first strategy is done. Now coming to the other part, एक क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है, it is the mixed provision based question. This is the term I am using it, okay, not given anywhere. और यही वो एरिया है जहां पर स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है. हमें पूरे हमारे IDT में जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमको ना सिर्फ इस पर फोकस करना है, क्योंकि बाकी पेपर तो हम कर सकते हैं. इसको समझने से पहले हम आगे देखेंगे what should be a chapter wise strategy. Okay, so to give a small brief of what do you mean by mixed provision questions and how these are asked, थोड़ा सा समझते हैं. इसमें क्या होता है, आपने जो बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े ना, वैल्यू ऑफ सप्लाई और एग्जाम्पशन और RCM, प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई या टैक्स इनवॉइस, इन सब के थोड़े 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 प्रोविजंस पूछते हैं सिंगल क्वेश्चन के अंदर, और 5 मार्क क्वेश्चन.
और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। जैसे कि देखो, एंड जनरली पता है क्या है, सबसे बड़ा क्वेश्चन नंबर 1 यही होता है आपका, बीच में भी होता है बट क्वेश्चन नंबर 1 होता ही होता है। देखो, एक ऐसा वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई कैलकुलेट करो, इनपुट टैक्स क्रेडिट, द जीएसटी लाइबिलिटी, ये सारी चीजें कैलकुलेट करो इस तरह से। सी, ऐसा टेबल फॉर्मेट में दिया रहेगा आपको, एंड यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन। इसको बोलते हैं अपन मिक्स्ड प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन। ओके, सी, कैलकुलेट जीएसटी लाइबिलिटी। ओके, तो ये कैसे हमें करना है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इसकी, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है फ्रॉम द रेस्ट 2 to 6 which we have already discussed. Okay, coming back to your chapter wise strategy, let's see कि अब हमें चैप्टर वाइज कैसे पढ़ना है। ओके, देखो, दो कैटेगरीज में ग्रुप ए एंड ग्रुप बी डिवाइड किया है। आपका जो पिंक बॉक्स में है ना, दीज आर योर इंडिविजुअल चैप्टर्स एंड योर लिंक्ड चैप्टर्स, और जो बॉक्स ग्रीन में है, दीज आर सम ऑफ योर इंडिविजुअल चैप्टर्स। अगेन अ टर्म यूज्ड बाय मी, आई विल एक्सप्लेन। इंडिविजुअल मतलब क्या, जो हमने डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखे ना, वो हर चैप्टर से इंडिविजुअली आ सकते हैं। जैसे हमने देखा टाइम ऑफ सप्लाई के क्वेश्चन में आता कि सप्लाई है या नहीं, तो सप्लाई के चैप्टर से ही आया था। 5 क्वेश्चन थे, टाइम ऑफ सप्लाई बताओ, मतलब वो टाइम ऑफ सप्लाई के चैप्टर से ही आया था। सो इट मीन्स दैट हर चैप्टर से एक अपना ही क्वेश्चन आएगा, दूसरे चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। नाउ सेकेंड आर, दीज आर लिंक्ड चैप्टर्स एज वेल। मतलब अभी हमने देखा प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन। ओके, सो वैसे 5 मार्क के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ये चैप्टर्स को इंटरलिंकिंग में पढ़ना पड़ेगा। वो क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर्स से आते हैं। वी विल सी फॉर योर रेफरेंस फ्रॉम पास्ट पेपर में हम देखेंगे। मतलब इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी आएंगे और एक मिक्स्ड क्वेश्चन आएगा, मतलब सब चैप्टर्स को मिला जुला करके एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, समझ गया। यार पार्ट ग्रुप बी, उसमें क्या है, सारे इंडिविजुअल है, मतलब रिफंड, रजिस्ट्रेशन, योर ई वे बिल, सर्च, सीजर्स, ऑफेंस पेनल्टीज एक्सेट्रा। इन सारे चैप्टर्स का आपस में कोई लेना देना नहीं है, सब अपने अपने प्रोविजंस बताते हैं, और एग्जाम में इनका एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन रीड करके समझ आ जाए कि ये इस चैप्टर से है, प्रोविजन पता है, अप्लाई करो, आंसर लिखो। Again, one more thing, these are mostly 80% प्योर theory chapters. अगर आप ग्रुप ए देखेंगे ना, तो इसमें ज्यादा प्रोविजंस है, लॉज है, रूल्स है। अगर आप ये बी देखेंगे ना, तो ज्यादा थेरी है। तो हमें 2 पार्ट में सब्जेक्ट चैप्टर को, आईडीटी के सब्जेक्ट के चैप्टर्स को पढ़ना है, एक योर थोड़ा प्रैक्टिकल बेस्ड, एक योर थेरी बेस्ड। सो व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटेजी? पहला स्ट्रेटेजी तो अपन ने दोनों ग्रुप के लिए कॉमन रहेगा कि प्रोविजंस अच्छे से पढ़ना है, ताकि हम ये ऊपर के टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सके। सेकेंड, ग्रुप ए की स्पेसिफिक इन चैप्टर्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी है? देखो, यहाँ पर ना आपको डेफिनेशंस वगैरह अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर्स याद ना रहे चलेगा, लॉ पता होना जरूरी है। इसमें ना आरसीएम, एग्जेम्पशन, सप्लाई, यहाँ पर ना कुछ लिस्ट दी हुई है, वो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वो 5 मार्क के बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो इफ यू थिंक कि मैं आरसीएम में कि एक एंट्री छोड़ दूं, तो अज्यूम आप अपने 1 मार्क लूज कर रहे हो, क्योंकि एग्जामिनर ना ये आरसीएम, एग्जेम्पशन के चैप्टर से ही खेलता है। यहीं की एंट्रीज डाल देते हैं, जैसे ये टेबल में देखा ना, दीज आर कॉल्ड एंट्रीज, 1 4 3 एंट्रीज है। ये एंट्रीज जैसे डाल देते हैं, इन चैप्टर्स को लेकर के वो घुमाते हैं आपको। सो कुछ करो ना करो, यहाँ का एक भी पार्ट नहीं छोड़ोगे आप। सप्लाई अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले हमें ये देखना पड़ता है वो सप्लाई के डेफिनेशन में आता है या नहीं। अगर सप्लाई के डेफिनेशन में ही नहीं आता, तो आपका जीएसटी ही नहीं लगेगा, तो क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब ही नहीं। एग्जामिनर कैन ट्रिक यू, बहुत बड़ा क्वेश्चन देखेंगे लेकिन पता चला सप्लाई कहीं है ही नहीं, तो लाइबिलिटी तो नील बनेगी। तो देयरफॉर दीज 3 चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कमिंग टू हियर, यहाँ पर पता है आपको ना प्रोविजंस दिए हैं, मतलब फॉर एग्जांपल टाइम ऑफ सप्लाई, गुड्स क्या, सर्विसेज का क्या, देन योर प्लेस ऑफ सप्लाई, अगेन वैल्यूएशन में रूल्स दिए, रूल 27 28 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आईटीसी के अंदर आपके कुछ थियोरेटिकल पार्ट में प्रोविजंस दिए हैं, एंड देन ब्लॉक्ड आईटीसी के प्रोविजंस दिए हैं एक्सेट्रा।
सो यहाँ पर आपको बहुत थारली पढ़ना है, कुछ नहीं छोड़ना है, ठीक है। और यहाँ का पार्ट बी, जो ग्रुप बी है, उसकी स्ट्रेटजी सेपरेटली क्या होगी, थ्योरी चैप्टर्स है, रट लो, रट्टा मार लो, नहीं हो रहा है कर लो, सर्च टीचर के ऐसे बेसिक बेसिक प्रोविजंस है, रट लो, है ना। थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं, इससे टेंशन नहीं। सो टू कंक्लूड, ग्रुप ए चैप्टर्स, ग्रुप बी चैप्टर्स, कॉमन स्ट्रेटेजी है प्रोविजन करना है, ग्रुप ए की स्ट्रेटेजीज है लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए करना है, ग्रुप बी की स्ट्रेटेजी ये है कि थ्योरी चैप्टर्स है, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, ओके। अच्छा, आप खुद के लिए स्पेशली मैं इस पार्ट ग्रुप ए के लिए बात कर रही हूँ कि आप ना खुद के लिए फ्लो चार्ट प्रिपेयर कर सकते हो। अब देखो, फ्लो चार्ट प्रिपेयर मतलब माइंड मैपिंग, शॉर्ट शॉर्ट के अंदर आप लिख रहे हो, वहां सप्लाई 2 कॉलम दे दिया, एक गुड्स है एक सर्विस है, गुड्स के अंदर एरोज बना दिए, लिख दिया सिक्योरिटीज के आगे कैंसिल, मतलब नहीं गुड्स नहीं हो सकता, फिर करेंसी नहीं हो सकता, ट्रांजैक्शन इन मनी नहीं हो सकता, जो भी है आपका यस और नो, तो इस तरह से आप एक छोटा प्रिपेयर कर सकते हो खुद के लिए, ठीक है। क्योंकि ना कंफ्यूजन इसी चैप्टर्स में होती है, ये चैप्टर तो क्या है, थियोरेटिकल पार्ट है, राइट। This is something you can do. Now, coming to the next part. How the questions are asked? Done. Chapter wise strategy? Done. पेपर हमने देख लिया, ओके। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो मेन 5 मार्क के बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं, ये कैसे आते हैं, हमारी इसके लिए एग्जाम में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, हमें कैसे क्वेश्चंस को लिखना है, कैसे इंटरप्रेट करना है, हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे क्वेश्चन को, हाउ टू रीड द क्वेश्चन, हाउ यू हैव टू अप्लाई द प्रोविजंस ऑफ मल्टीपल चैप्टर्स एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम एंड हाउ टू सॉल्व दैट। क्योंकि ना यहीं पर दिक्कत आती है, आप ये डायरेक्ट क्वेश्चंस के आंसर अपने आप लिख सकते हो, लॉ पता है तो, बट यहाँ पर दिक्कत आती है, तो इसे कैसे सॉल्व करना है हम ये देखेंगे, ओके। लेट्स सी, देखो, आई हैव टेकन अ क्वेश्चन फ्रॉम योर पेपर ओनली, ये आपका दिसंबर 22 का पेपर है ना। योर क्वेश्चन नंबर 1, सो प्लीज लिसन केयरफुली फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स। अगर एक बार ये पार्ट समझ गया ना आपको, देन इट इज वेरी इजी फॉर यू टू क्रैक सच क्वेश्चन। देखो, एक ना क्वेश्चन के अंदर जनरली 3 पार्ट्स में क्वेश्चन देते हैं, नॉट एवरीवेयर बट देन होता ही है। एक ना इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको कुछ एक्सप्लेन करते हैं वो क्वेश्चन के अंदर का, ठीक है। यहाँ पर जो स्टार्टिंग में दिया है ना, ये इतना पार्ट आपका, ये यहाँ से इतना, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया जाता है। फिर उसके बाद ऐसे कुछ एंट्रीज दे देते हैं आपको यहाँ पर, फिर एक लास्ट में कुछ तो दिया होता है, ओके। अब जब मैं एग्जाम, समझो एग्जाम क्वेश्चन पेपर आ गया, अब मुझे आंसर लिखना, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो हाउ विल आई डू इट। सबसे पहले हम रीड करेंगे, ठीक है। सुकेश प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्टर्ड इन उत्तर प्रदेश। तो जैसे ही मैंने पढ़ा रजिस्टर्ड, तो पहले क्लिक होना चाहिए यहाँ पर कि हाँ रजिस्टर्ड है, मतलब जीएसटी आएगा, क्वेश्चन सही है, आगे पढ़ो। अगर रजिस्टर्ड नहीं होता, अनरजिस्टर्ड होता, तो क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब ही नहीं होता। दे आर ट्राइंग टू फूल यू, आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चेक कर रहे हैं, आपकी आंसर ही नहीं बनता है इसका, है ना। ठीक है, ये समझ में आ गया, जीएसटी लगने वाला है, ओके। रीड फर्दर। इन उत्तर प्रदेश, क्यों दिया होता है आपको जगह का नाम, क्योंकि हमें प्लेस ऑफ सप्लाई पता करनी होती है, क्योंकि हमें जीएसटी कैलकुलेट करना है। इंटर स्टेट तो रेट अलग लगेंगे, आईजीएसटी रहा तो रेट्स अलग लगेंगे। तो जैसे ही आपको प्लेस का नाम दिखा तो उसको ना स्टार मार्क कर लेना, ठीक है, सो दैट एट द एंड आपको ना समझ क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंशिएट हो जाए, इंपॉर्टेंट वर्ड्स या अंडरलाइन कर दो चलेगा। तो ओके, याद रखना जो सप्लायर है ना वो उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। आगे रीड किया, इज एंगेज इन सप्लाइंग ऑफ सर्विसेज, उसका टर्नओवर ये है, एंड उन्होंने आउटवर्ड सप्लाई की इंफॉर्मेशन दी है। आरसीएम वगैरह के बारे में कुछ नहीं है कि ही इज लायबल टू पे अंडर आरसीएम एक्सेट्रा, तो हम अज्यूम करेंगे वो एफसीएम वाला है। हमेशा मेक इट अ पॉइंट, कोई चीज ना दी हो क्वेश्चन में, इन एनी ऑफ द क्वेश्चन, एंड उसके आंसर 2-3 हो सकते हैं, तो अपने आप के लिए एक चीज अज्यूम करना, और क्वेश्चन का जो आंसर लिखोगे उसके एंड में फुटनोट डालना, द फैक्ट्स आर अज्यूम्ड एज सुकेश प्राइवेट लिमिटेड इज लायबल टू पे अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। मतलब आप एग्जामिनर को बता रहे हो कि मैंने क्वेश्चन किस पॉइंट ऑफ व्यू सॉल्व किया है, ठीक है। इट वाज अ टिप, ये याद रखना, ओके। मतलब ये समझ में आया कि जब फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आप पढ़ोगे ना,
तो आपको कौन कौन से चैप्टर्स के प्रोविजंस क्लिक होने चाहिए, रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है, दूसरा प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस यहाँ क्लिक होने चाहिए, ठीक है, और इसे मार्क कर लें। अब आप जब टेबल पर आते हो तो हर एंट्री को पढ़ते वक्त 3-4 चैप्टर्स क्लिक होने चाहिए। सबसे पहला चैप्टर क्लिक होगा आपका सप्लाई वाला, कि जब ये रीड करोगे ना, तो रीड करते वक्त, रीड करने के बाद ये देखना कि क्या ये एंट्री सप्लाई है या नहीं। अगर आपका आंसर यस है तो आप आगे पढ़ोगे, आंसर नो है तो आप अपने जब टेबल बनाओगे एग्जाम में तो ये लाइन लिखोगे और आपका यहाँ आप रीजन लिख दोगे, डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई एज पर सेक्शन 7(1) A B C वॉट एवर यू में भी, जो भी रीजन रहेगा आपका वो, और नील रहेगा आपका यहाँ पर अमाउंट कॉलम, ठीक है। सबसे पहले मैंने रीड करके सप्लाई है या नहीं, अगेन जब मैं रीड कर रही हूँ तो फिर ये देखूंगी सप्लाई तो है, तो क्या ये एग्जेम्प्टेड है या नहीं। अगर एग्जेम्प्टेड है तो अगेन मैं टेबल में नहीं लाएगा, तो रीड करना कि एग्जेम्प्टेड, एग्जाम्पशन लिस्ट में तो नहीं आ रहा है, चलो चलो आगे और देखते हैं। एग्जाम्पशन नहीं मतलब अभी भी टैक्स देना है हम। फिर हम देखेंगे कि ये आरसीएम की एंट्री है क्या। अगर ये आरसीएम की एंट्री है और ये पर्सन आरसीएम में लायबल नहीं है पे करने के लिए, तो जीएसटी बनेगा ही नहीं। अगेन आपकी वहां पर रीजन आ जाएगा, नॉट लायबल टू पे अंडर आरसीएम, और ये नोटिफिकेशन के वर्डिंग, ये एंट्री आरसीएम में आती है, अमाउंट में आ जाएगा नील, ठीक है। आरसीएम देख लिया। अब ये समझ में आया कि नहीं आरसीएम में भी लायबल नहीं है, टैक्स अभी भी आएगा। अब आप देखोगे कि प्लेस ऑफ मतलब टैक्स देना है हमको, लेकिन किस रेट पे देना है ये कैसे समझेगा। तो अब ये देखोगे कि प्लेस ऑफ सप्लाई हमारा क्या है। हमने देख लिया यहाँ पर उत्तर प्रदेश लिखा है, ठीक है। ऊपर का आपने जो मार्क किया था वो अब इम्पोर्टेंस का है। सप्लायर उत्तर प्रदेश, रेसिपिएंट अगर उत्तर प्रदेश, तो आंसर क्या रहेगा दोनों का, आपका एसजीएसटी, सीजीएसटी एक्सेट्रा, ठीक है। अगर कोई और प्लेस होती तो आपका आईजीएसटी आ जाता, तो आपका रेट चेंज जाता। तो जैसे ही अगर आपने जो भी प्लेस का नाम रहेगा उसको ऐसा मार्क कर लेना बॉक्स में, नीचे क्वेश्चन में ना अगर आपको रेट्स दिए हैं तो वो रेट लोगे, नहीं दिए तो हमारे स्टैंडर्ड रेट हम यूज करते हैं वो लेंगे। यहाँ दिया है सीजीएसटी एसजीएसटी का 9% ईच है, तो क्या करना फट से ना यहाँ पर रेट लिख देना अपना 9%, 9% है ना, जो भी रहेगा आपका। इस तरह से आपने एक एंट्री सॉल्व कर ली। सबसे पहले क्वेश्चन को क्वेश्चन पेपर में ही सॉल्व कर लेना। वंस यू आर डन विद दिस, आंसर राइटिंग के अंदर फ्यू मिनट्स लगते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसा बॉक्स बनाते चलोगे, एक एक रीड करोगे, एंट्री होगे, फिर रियलाइज होगा अरे रॉन्ग था, वहां कट करोगे क्रॉस, यू विल वेस्ट योर टाइम, ठीक है। अगेन ऐसे ही करके मैंने ये 4-5 चैप्टर्स के प्रोविजंस लगाए। ओके, प्लेस ऑफ सप्लाई समझ में आ गया, हमारे रेट समझ में आ गए। अब हम यहाँ पर वैल्यूएशन के रूल्स लगाएंगे अगर अप्लाई होते हैं तो। अगर रूल अप्लाई नहीं हो रहा तो हमारा एज इट इज रेट आज जो अमाउंट दिया है वो आएगा। ये आपकी हो गई फर्स्ट एंट्री डन। आपको समझ आ रहा है क्या कि हमने एक ही एंट्री को सॉल्व करते वक्त कितने सारे चैप्टर के प्रोविजंस अप्लाई किए। स्टूडेंट्स को ऐसे ही क्वेश्चंस में दिक्कत आती है, फिर वो बोलते हैं हमने तो लिखा था हमें मार्क्स नहीं मिले, क्योंकि आपने इतना इन डेप्थ हर प्रोविजंस अप्लाई ही नहीं किए, आपने उस एंगल से सोचा ही नहीं। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट, आई विल डू इट फॉर ईच एंड एवरी एंट्री। अब आपको लगेगा कि हर एंट्री के लिए इतना टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है। एक बार आपके प्रोविजन सब कुछ एग्जाम के एक दिन पहले जब पढ़ लोगे ना, आपको सब याद रहेगा। रीड करते से ना सब अपने आप क्लिक होता है। ओके, एंड आई विल डू इट फॉर ऑल द एंट्रीज। अब क्या हो गया, मैंने क्वेश्चन पेपर में अपना पूरा आंसर लिख लिया, रेट्स लिख लिए, क्या अमाउंट, अगर नील है तो यहाँ पर नील लिख देना, है ना, पेपर में। और यहाँ पर अपना अगर आरसीएम है तो आरसीएम लिख देना, थोड़े सेक्शन लिख देना। प्रिपेयर योर आंसर हियर इटसेल्फ, एक ड्राफ्ट पट 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 पेंसिल से। ओके, डोंट मेक इट विद द पेन। अच्छा, एग्जाम में अलाउड नहीं होता है आपको क्वेश्चन पेपर में लिखना, तो इतना भी डार्क मत लिखो कि वो विजिबल हो। ओके, तो डू इट फॉर योर सेल्फ। अच्छा, अगर आपको कोई रफ शीट में लिखना है, लास्ट पेज में लिखना है अपने आंसर बुकलेट के, आप वहां कर सकते हो। वर्किंग नोट्स ऐसे करके पेज बना सकते हो। ओके, चलो यहाँ तक हमारा टेबल सॉल्व हो गया, प्रोविजन अप्लाई कर लिए। अब यहाँ पर जो लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन रहेगा, वहां पे हमें कौन कौन से चैप्टर्स के प्रोविजन अप्लाई करने। सबसे पहले हमने रीड कर लिया, टोटल जीएसटी लाइबिलिटी कैलकुलेट करना है, ठीक है, समझ आ गया।
अब इसमें तो कुछ है नहीं, आगे लिखा है फॉर द मंथ ऑफ मई 2022. हियर इज द एंटायर गेम एंड द मोस्ट इग्नोर्ड पार्ट बाय स्टूडेंट्स. कभी कभी क्या होता है ना, जो डेटा हमें दिया है वो फर्दर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से भी दे सकते हैं कि हमें रिसीव होने वाला है, ऐसा कुछ पास्ट का भी दे सकते हैं. उन्होंने आपको प्रिपेयर करने सिर्फ मंथ का बोला है, तब एंट्रीज भी सिर्फ मंथ में की ही लेंगे. अभी इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, बट आप जब सॉल्व करेंगे तो कुछ कुछ दिया होता है, रिसीव्ड इन दिस मंथ एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपका टाइम ऑफ सप्लाई आता है. अगर ये दिया है तो एक बार टाइम ऑफ सप्लाई ऊपर के इसमें चेक कर लेना एंट्रीज के अंदर. ये ना दिया हो तो इजी है. अच्छा, ऊपर यहाँ पर मई 2022 दिया है, और उन्होंने ऊपर पता है ये देखो यहाँ दिया है एक कॉमन आउटवर्ड सप्लाई फॉर द मंथ ऑफ मई 2022. मतलब टेंशन ही नहीं है, ये सब मई 2022 के है, हमें कुछ सोचना ही नहीं है. कभी कभी वो ये लाइन यहाँ देते ही नहीं है, आउटवर्ड सप्लाई लिखते हैं और एंट्रीज में यहाँ पर डेट लिखते हैं. तब आती है दिक्कत, तब वो क्वेश्चन हो जाता है डिफिकल्ट. तब आपको हर एंट्री में टीओएस का, टाइम ऑफ सप्लाई का प्रोविजन अप्लाई करना होता है, वरना नहीं, अगर इट्स कॉमन फॉर ऑल. ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई कब चेक करना ये समझ आ गया. अगर आपको यहाँ ऊपर दे दिया कि वो कॉम्पोजिशन डीलर है, तो हमेशा याद रखना कॉम्पोजिशन डीलर के लिए ना आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती, बस ये चेक करना होता है टर्नओवर वगैरह क्या है उसका, और कौन से प्रोविजन अप्लाई होंगे, कौन से रेट अप्लाई होंगे, बस उतना ही फर्क होता है और कुछ नहीं. आपको एप्लीकेबिलिटी चेक नहीं करना, बिकॉज द क्वेश्चन इज ऑलरेडी सेइंग कि ही इज अ कॉम्पोजिशन डीलर. ओके, अगर सीएस है तो फिर आपके रेट यहाँ पर चेंज रहेंगे, रेट दिए होते हैं, नहीं दे रहे तो आपको अप्लाई करना. एंड लास्ट, ये आपको सिर्फ जीएसटी लाइबिलिटी के लिए बोल रहा है, आईटीसी के लिए नहीं बोल रहा है, बहुत कम आता है ये. सो आई थिंक आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर. एक 5 मार्क के क्वेश्चन में किस तरह से उन्होंने सारे चैप्टर्स को पूछा है. Step by step we have discussed what should be your strategy to solve this type of questions in the exam, how you can save your time in the exam. Okay, now one more thing, यहाँ पर ध्यान से रीड करना कि वो आपको क्या पूछ रहे हैं. इस क्वेश्चन में आपको टोटल जीएसटी लाइबिलिटी कैलकुलेट करने पूछ रहे हैं, मतलब आपको इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट एक्सेट्रा कितना कितना पे करना है. तो आपका जो फॉर्मेटिंग रहेगा, जो सोल्यूशन रहेगा, वो भी उस तरीके से रहेगा. अगर वो आपको बोल रहे हैं कि सिर्फ वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालो, तो कुछ नहीं करना है आपको, बस ये बताना है कि भाई आपका फॉर्मेटिंग, प्रेजेंटेशन, जो तरीका हमने अभी यूज किया वो सब कुछ सेम रहेगा, ऐसे ही सॉल्व करना है. बट लास्ट में हम बस बताएंगे कि इस वैल्यू पर जीएसटी निकालना है. आंसर स्टॉप. टोटल जीएसटी लायबिलिटी रहेगा तो क्या करेंगे, पहले वैल्यू निकालेंगे, फिर उस पर हम रेट अप्लाई करके जीएसटी लायबिलिटी निकालेंगे. ओके, तो आपका जो आंसर का प्रेजेंटेशन है उस चेंज होगा. ये देखो, ये हो गया आपका, है ना, ये आपने टेबल बना लिया, यहाँ पर नंबर्स रहने वाले, सीरियल नंबर 1 2 3 आपकी एंट्रीज रहेगी, यहाँ पे अमाउंट रहेगा, और फिर एक फाइनल आंसर आएगा. ये आपको क्या रहेगा, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज, मतलब ये वैल्यू है. क्वेश्चन में पूछा कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज, तो आपका आंसर यहाँ एंड हो जाएगा. टोटल जीएसटी लायबिलिटी पूछा तो इसके आगे आपका आंसर कंटिन्यू होगा यहाँ पर, फिर आप यहाँ पर रेट्स अप्लाई करेंगे इस वैल्यू के ऊपर, फिर ये जो अमाउंट रहेगी इसका टोटल करेंगे, और यहाँ जो टोटल आएगी इन अमाउंट्स की वो आपकी रहेगी टोटल जीएसटी लायबिलिटी. स्टूडेंट्स यहाँ पर एक और गलती करते हैं, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई को और इसको ऐड करते हैं. आपको वो क्या पूछ रहा है, जीएसटी अमाउंट बताओ हमें, वैल्यू को क्यों ऐड करना है इसमें, नहीं. ओके, तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स है जो एग्जाम में डिफरेंस क्रिएट करती है ना. नाउ अच्छा, अगर मैं प्रेजेंटेशन की बात करूँ तो हर एक टैब पे प्रेजेंटेशन को टैबुलर फॉर्मेट में करना, इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए आपका हमेशा यहाँ पर अमाउंट आएगा. एक चीज याद रखना, यहाँ पर अगेन इग्नोर्ड एरिया, ये अमाउंट दिया है आपका रुपीज में, कभी कभी होता है इन लैक्स में, हम ये एग्जाम में लिखना भूल जाते हैं. तो यहाँ भी आप अमाउंट लिखेंगे और रुपीज लिखेंगे, जो लास्ट में आपका आंसर आएगा वहां अमाउंट लिखेंगे और आगे रुपीज का साइन देंगे. आपका एक आएगा यहाँ पर पर्टिकुलर्स वाला, जहां पर आप एंट्रीज के बारे में लिखेंगे, यहाँ पर आपका आएगा सीरियल नंबर वाला.
नाउ यू हैव टू ऑप्शंस, हमें वर्किंग नोट्स तो लिखना ही होता है, तो वर्किंग नोट्स कहाँ लिखे? योर ऑप्शन नंबर 1 is to write the working note just below your entry within the bracket. Your second option is पूरा टेबल प्रिपेयर हो गया, फिर यहाँ पर आप वर्किंग नोट करके हेडिंग देंगे, फिर यहाँ का 1 है ना, तो यहाँ का भी 1, और फिर लिखेंगे इसका नोट। यहाँ का जो 2 रहेगा वो रहेगा 2, यहाँ लिखेंगे नोट। व्हाट इज सजेस्टेड, आप विद इन द टेबल ही लिख दो। क्यों? सबसे पहला एंट्री लिखी, वहीं की वहीं वहां नोट लिख दिया, खत्म। अगर आप बाद में लिखने जाएंगे ना, तो पहले आपको ना एक टेबल बनाना पड़ेगा, प्रॉपर ऐसा अज्यूम करना पड़ेगा कि कितनी कितनी स्पेस लगेगी हमको, फिर यहाँ पर एक एंट्री लिखो, फिर नोट लिखो, एंट्री नोट, बार बार पेज पलटाना पड़ेगा एग्जाम में, दिस विल वेस्ट योर टाइम। तो आप यहाँ लिख सकते हो। अच्छा, आप बोलोगे कि हमारा जो आईसीएसई का सजेस्टेड आंसर है उसमें तो वो यहाँ नीचे लिखते हैं, तो लिखने दो ना, उनको नोट से मतलब है। कुछ कुछ क्वेश्चन उन्होंने यहाँ टेबल के अंदर भी लिखा है। ओके, so this was the next thing. अब this was about mixed provision based question. I think अब आप क्लियर हो कि वो जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं ना, वो कैसे आते हैं, कैसे सॉल्व करना है। फॉर योर कन्वीनियंस मैंने उन सारी चीजों को जो मैंने अभी प्रैक्टिकली एक्सप्लेन किया, आई हैव ट्राइड टू जॉट इट डाउन इन अ थ्योरेटिकल फॉर्म। आप ये रीड कर सकते हो, है ना। देखो कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे ट्रांजैक्शन में सप्लाई है या नहीं, और ये जनरली वैल्यूएशन क्वेश्चंस में आता है, मिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आता है। चार्जिंग सेक्शन चेक करेंगे जीएसटी के लिए, प्लेस ऑफ सप्लाई रेट्स के लिए, फिर वैल्यूएशन के रूल्स, योर एग्जेम्पशन, इफ द सप्लाई इज exempted it will not be added in the total value. If any supply is covered under RCM, the supplier mentioned in the question is liable to pay RCM, then GST will be payable, otherwise it won't be payable. Once all the entries are added, and calculate the total value of taxable supply, and then calculate your GST. Some important other points to be remembered. If the question has any concepts of ITC, apply those provisions. Time of supply as discussed. At the time of the question, data of multiple months is given, but it asks you to compute GST up to a certain date. Then, hence, we need to know the time of supply. So always and always read the last part of the question and check if the data is given or not. And if the person is paying under composition dealer, so then the GST rates will differ. I hope this makes your life easier. Okay. अब समझ गए आप क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या है, पढ़ाई रिवीजन करते वक्त कैसे क्वेश्चन से कैसे डील करना है, चैप्टर वाइज स्ट्रेटजी क्या है, बड़े बड़े चैप्टर्स कैसे सॉल्व करना है, एग्जाम में प्रेजेंटेशन हम कैसे कर सकते हैं, सब हो गया। क्वेश्चन आता है भाई साहब पढ़े कहाँ से, हम क्या करें, है ना, और कैसे पढ़े, अभी रिविजन करते वक्त कैसे रिवाइज करना है। ओके, पॉइंट नंबर 1 डिपेंड करता है, अगर आपने अपने मेन नोट्स अभी तक के नहीं पढ़े रहेंगे तो ये पॉइंट आएगा। अगर आपके पास ऑलरेडी सब मार्किंग्स हो, दिस वोंट कम। लेट्स सी। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऑब्वियसली इफ यू आर अ जेकेएससी स्टूडेंट, सो यू विल डू इट फ्रॉम द जेकेएससी नोट्स और एनी अदर नोट्स व्हाटएवर यू आर रेफरिंग वर्क्स, है ना। सो रीड अ पर्टिकुलर टॉपिक फ्रॉम द मेन नोट्स ऑफ योर फैकल्टी along with your example. For example, मेरे जो मेन नोट्स है उसमें सप्लाई था, और सप्लाई की पूरी डेफिनेशन, डिटेल्स, एग्जाम्पल सब दिया है। मैंने मेरे मेन नोट से पहले वो पूरा पढ़ा, और पढ़ते वक्त मैंने मार्किंग्स कर दिए, हाईलाइट कर दिया, ठीक है। अब ये हो गया हमारा मार्किंग वाला पार्ट, लीव दिस फॉर अ पॉइंट, ठीक है, ये छोड़ दो अभी। सेकेंड आप क्या करेंगे, रीड द सेम टॉपिक क्विकली फ्रॉम द समराइज्ड नोट्स। अब दूसरा, आपके पास एक समराइज्ड वर्जन ऑफ नोट्स होगा जो आपने या तो खुद प्रिपेयर किया होगा हर चैप्टर के लिए, या आपके फैकल्टी ने दिया रहेगा। तो मैं क्या करूंगी, वो जो सप्लाई का टॉपिक मेरे नोट्स में है ना, मैं क्विकली वहां से गो थ्रू करूंगी क्या दिया है। दिस काउंट्स फॉर योर फर्स्ट रिविजन एंड दिस काउंट्स फॉर सेकेंड रिविजन। इफ यू आर डूइंग द फर्स्ट वन इट विल टेक 10 मिनट्स, बट ये आपको 2 मिनट में फटफट गो थ्रू करना है। इससे क्या होगा, एक सेंस ऑफ अश्योरिटी रहेगी कि जो मेन कंटेंट है उसको किस तरह से एक्सट्रैक्ट करके शॉर्ट में दिया है और सब कवर हो रहा है या नहीं।
हो सकता है ये मेन कंटेंट के अंदर कुछ पॉइंटर्स है जो आपके शॉर्ट नोट्स में नहीं है, तो आप वहां पर क्या करेंगे, एक अलग कलर के पेन से ऐसा प्लस का साइन लिखेंगे और वो पॉइंट यहाँ पर आप लिख लेंगे। ठीक है, तो अब क्या हुआ, आपका मेन कंटेंट और ये कंटेंट ऑलमोस्ट सेम हो गया। ठीक है, अब ये कंटेंट मेन वाले को अब आपको दोबारा कभी नहीं देखना है, कभी भी नहीं। दिस वॉज ओनली फॉर दिस टाइम एंड द लास्ट टाइम नाउ, एंड इट शुड बी द मेन कंटेंट फॉर योर एग्जाम। मतलब ये जो आपका समराइज्ड नोट्स है, आप आज भी ये पढ़ेंगे, आप एग्जाम के एक दिन पहले भी यही पढ़ेंगे। ठीक है, so this is summarized notes. Now, if you feel, add content from your main notes to the summarized notes as discussed. अब हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन हमने एक टॉपिक पढ़ा, हमारे नोट से पढ़ लिया कैसे क्या है, डन। अब क्या आगे, तो जैसे ही आप अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस चालू करोगे, आपको क्या करना है ना, पहले थोड़े स्टार्टिंग में छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, देन आफ्टर दैट डोंट वेस्ट योर टाइम इन सॉल्विंग वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करना जिसमें बहुत सारी एंट्रीज दी हो, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हो, इससे क्या होगा ना, आपके एक ही क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स रिपीट हो जाएंगे। इफ यू हैव योर ओन क्वेश्चन बैंक, तो उसमें क्वेश्चंस रहेंगे, तो यू हैव टू जस्ट मार्क, वहां पर क्वेश्चन कर लिया आपने सॉल्व, यू आर टिकिंग इट। कुछ आपको जो क्वेश्चन के आंसर आपने गलत किए हैं वो उसको हाईलाइट करेंगे वहां पर। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ लिस्ट ऑफ 10 क्वेश्चन ऑफ अ चैप्टर 1 2 3 एंड टिल 10। मैंने 1 हो गया, मेरा आंसर सही था, टिक। मुझे दोबारा देखना नहीं है, इसलिए मेरे लिए इजी था। 2 इजी था, डन, टिक। नाउ आई डोंट हैव टू सी दीज 2 क्वेश्चंस अगेन एवर, इवन इन बिफोर माय एग्जाम्स। क्वेश्चन नंबर 3, मेरा आंसर मैंने लिखा पर मैंने कुछ गलती कर दी, मेरा आंसर रॉन्ग आया, so आई विल मेक अ सर्कल हियर, और यहाँ पर मैंने पॉइंट लिखूंगी लेफ्ट हैंड साइड में, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेम्बर, और मैं यहाँ लिखूंगी मेरी क्या मिस्टेक हुई थी इस क्वेश्चन में। अब ऐसे टॉपिक्स को आपको एग्जाम के एक दिन पहले रीड करना है। तो हमने क्या किया, पढ़ते वक्त खुद के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट ही प्रिपेयर कर ली, हमने जहाँ मिस्टेक्स की थी उसको लिख लिया। अब आप ये मिस्टेक एग्जाम में दोबारा ना करें उसके लिए हमने प्रिपेयर किया। सो ओनली यू हैव टू रीड दिस, ओके। हो सकता है एक और क्वेश्चन था, क्वेश्चन 4, ही बहुत डिफिकल्ट था, मुझे आ ही नहीं रहा था। आई विल सर्कल दिस ऑल्सो, आई विल राइट द इशू कि मुझे क्या प्रॉब्लम फेस हुई थी। when you do it before your exam, तो आप जब ये इशू रीड करेंगे ना, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू रिकॉल, एग्जाम में मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, सॉल्व लॉन्ग क्वेश्चंस एंड सॉल्व क्वेश्चंस एंड रेफर ओनली समराइज्ड मार्किंग्स एंड नोट्स। तो एग्जाम के एक दिन पहले हम क्या करेंगे, समराइज्ड नोट्स को पढ़ेंगे, मार्क्ड क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, एग्जाम में जाएंगे, कुछ नहीं करना है इसके अलावा। From where you have to study, obviously your faculty notes, your whatever you have prepared. क्वेश्चन ये है कि हमें मॉड्यूल पढ़ना है क्या, आंसर इज बिग नो, बट मॉड्यूल में हर चैप्टर को लेकर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं एग्जाम्पल फॉर्म में। चैप्टर के बाद जो सेल्फ टेस्ट क्वेश्चंस होते हैं वहां पर क्वेश्चंस है, आपको वो सॉल्व करना है। अगर आप पास्ट ईयर पेपर उठाकर देखें, कुछ चैप्टर्स को अगर आप चेक करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस मॉड्यूल के एज इट इज प्रिंट हुए हैं, फिगर्स, नेम्स, प्लेस चेंज्ड, बाकी रिमेन्स द सेम। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक नहीं है तो आप इस तरह से कर लो, मत करो मॉड्यूल रीड। और कैसा है ना, हर चैप्टर में 5 7 मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस इतने ही है, तो कुछ और सॉल्व करने से बेटर है पहले इंस्टीट्यूट ने जो दिया है उसको सॉल्व करो, देन डू समथिंग एल्स। ठीक है, एंड प्लीज डोंट गो टू द मॉडल कंटेंट, इग्नोर दिस लाइन। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर पार्ट ए। अच्छा, कुछ इसमें ना मिस्टेक्स होती है स्टूडेंट्स की, जैसे कि पेपर प्रेजेंटेशन स्किल्स, है ना, बड़े वाले को कैसे सॉल्व करना है वो तो हमने डिस्कस कर लिया। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि आपको ये प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करो, है ना, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करेंगे, एक ना स्टैंडर्ड फॉर्मेट घर से याद करके चलना कि अगर ऐसा क्वेश्चन आया मेरा प्रेजेंटेशन ऐसा रहेगा। ठीक है, तो देखो अगर सबसे पहले आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो प्रेजेंटेशन एकदम सिंपल रखना,
जो भी प्रोविजन पूछा है उसका डायरेक्ट आंसर लिखोगे कि एज पर सेक्शन दिस 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 प्रोविजन ये है, और आपके पॉइंटर्स में आंसर रहेंगे 1 2 3 4। डोंट राइट ABCD। एग्जामिनर बैठकर चेक नहीं करेगा, गिनेगा नहीं आपके कितने आपने पॉइंट्स लिखे हैं। न्यूमेरिकल वैल्यूज क्रिएट्स एन इल्यूजन कि हाँ इतने पॉइंटर्स उसने लिखे हैं। ठीक है, ये होगा डायरेक्ट क्वेश्चन का फॉर्मेट। चाहे आपका कमेंट बेस्ड हो, प्रोविजन हो, कुछ भी हो। केस स्टडी का रहेगा तो आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले फर्स्ट रहेगा आपका प्रोविजन, दूसरा रहेगा फैक्ट, तीसरा रहेगा कंक्लूजन। चलो डन है ये। तीसरा अगर आपका आ गया वो टैबुलर फॉर्मेट मिक्स्ड वाला, तो हमारा टेबल रहने वाला है, सीरियल नंबर रहेगा, पर्टिकुलर्स रहेगा, अमाउंट, अमाउंट में यहाँ रुपीज आना चाहिए, यहाँ 1 2 3 4 रहेगा, सबके ब्रैकेट में हमारे वर्किंग नोट्स रहने वाले हैं। और टेबल एंड होने के बाद अगर हमने कुछ अजम्पशंस लिए रहेंगे तो फुट नोट की तरह लिखेंगे कि इंपॉर्टेंट नोट अज्यूम कर दिया हमने फैक्ट। ये हो गया उन टाइप के क्वेश्चंस के लिए। और कौन से क्वेश्चंस आते हैं? अगर ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन आते हैं तो आपका सीधा आंसर रहेगा 4 के। फॉर एग्जांपल 5 टॉपिक्स पे पूछा है, 5 लाइनर्स पूछा है, तो 1 फर्स्ट का आंसर आप लिखेंगे ट्रू, फुल स्टॉप, नीचे लिखेंगे रीजन, इसको करेंगे अंडरलाइन 2 डॉट्स, और यहाँ पर यहाँ सेक्शन कोड करेंगे, पूरा रीजन लिखेंगे। उसी में सब क्वेश्चन है, यू विल फॉलो द सेम, उसी में और सब क्वेश्चन है एंड फॉलो द सेम। ये हो गया ट्रू एंड फॉल्स। पेनल्टीज क्वेश्चन है, सेम लिखेंगे आप। फर्स्ट के अंदर आपका रहेगा फर्स्ट वाला पेनल्टी क्या रहेगी, सेकंड पेनल्टी क्या रहेगी, डन। ओके, फिर क्वेश्चन आते हैं आपके ये प्लेस ऑफ सप्लाई वाले। इन क्वेश्चंस के अंदर ऑलवेज मेक अ टेबल, रेफर द सजेस्टेड आंसर दे हैव गिवन, दे हैव मेड इट वेरी ब्यूटिफुली। इसमें क्या है, आपके प्रोविजंस भी रहेंगे, आपका आंसर, प्रोविजन आंसर। एग्जामिनर के लिए, हमें चेकर के लिए ना चीजों को आसान बनाना है। दे डोंट हैव मच टाइम टू चेक ईच ऑफ द कॉपीज। जितना विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपका इजी रहेगा उसके लिए उतना जल्दी वो चेक कर सकते हैं, और सेटिस्फैक्शन रहेगा उनको चेक करते वक्त कि नहीं अच्छा पेपर लिखा है। तो कैसे लिख सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को? टेबल बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका वो सीरियल नंबर रहने वाला है, यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोविजन, सॉरी पर्टिकुलर्स लिखेंगे। पर्टिकुलर मतलब यहाँ पर जो भी आपका दिया है, बट आई वुड सजेस्ट डोंट राइट पर्टिकुलर्स, थोड़ा चेंज करते हैं उसको। ओके, सी टेबल सीरियल नंबर 1। 1 मतलब यहाँ पर अगर आई लिखा है ना तो आई लिखना, ठीक है। 1 लिखा है तो 1 लिखना, मतलब यू आर मैचिंग इट। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे प्रोविजन, ठीक है। प्रोविजन आपका क्या आने वाला है? फॉर एग्जाम्पल प्लेस ऑफ सप्लाई है तो गुड्स का है, तो जो भी प्रोविजन है आपको प्रोविजन लिखेंगे। फिर इस वाले बॉक्स के अंदर ना आप उसकी एप्लीकेबिलिटी लिखेंगे, मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, और इस वाले बॉक्स में आपका रहेगा आंसर। ये यहाँ पर ये लाइन हट जाएगी, यहाँ पर आपका फाइनल आंसर रहेगा। अगर टाइम ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन है तो अगेन मैं टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजन लिखूंगी कि मूवमेंट ऑफ गुड्स है, डेट ऑफ जो भी रहेगा, रिसीट रहेगा ऑफ द गुड्स, और डेट ऑफ दिस 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 विच एवर इज अर्लियर। फिर यहाँ पर मैं उसको एप्लीकेबिलिटी करके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डेट्स दी है वो मैं यहाँ पर लिखूंगी, और यहाँ पर लिखूंगी टाइम ऑफ सप्लाई मेरा क्या है, और एक जो डेट आएगी टाइम ऑफ सप्लाई की वो बड़ा सा लिखकर उसको बॉक्स कर दूंगी, ठीक है। ऐसा हर एक के लिए है, फिर बड़ा सा लिख के बॉक्स कर देना है। जो जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसको फटफट हाईलाइट कर देना है। जब आपका आंसर प्रिपेयर हो जाएगा ना तो एग्जामिनर क्या देखेगा, फट से आपका प्रोविजन लिखा है क्या, डेट सही लिखा है क्या, टिक 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 टिक, डन। 5 मार्क्स इन हैंड। आई हैव डन दिस प्रेजेंटेशन इन माई एग्जाम, आई गॉट 5 on 5 फॉर एवरी पॉइंट, ठीक है। दिस इज द प्रेजेंटेशन स्किल। हमने साथ ही साथ देख लिया पेपर कैसे प्रेजेंट करना है। नीट टाइडी रखना, जितना पूछा है उतना लिखना, ठीक है। रेलेवेंट प्रोविजंस लिखना, अगर आपको सेक्शन याद ना हो छोड़ दो, प्रोविजन लिख कर आना, ठीक है। नाउ दिस इज ऑल अबाउट योर आईडीटी एंड कस्टम्स। ओके, कस्टम्स में क्या पढ़ना है हम ये देख लेते हैं। 10 मार्क्स है ना सिर्फ। आप पहले ना कुछ मेजर चैप्टर्स है आप वो कर कर जाएंगे, इसको छोड़ना नहीं है। दीज आर सम टॉपिक्स जिससे एग्जाम क्वेश्चन आता ही आता है। सिर्फ वैल्यूएशन के पीछे मत रहना, पास्ट पेपर उठाकर देखो। कभी कभी क्वेश्चन ना बाकी ये ड्यूटीज क्लासिफिकेशन से भी आकर गया है।
इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के प्रोसीजर को रेड टुगेदर, ठीक है। कंटेंट ऑलमोस्ट सेम है, कुछ नया है और थोड़े से टाइमलाइंस भी डिफरेंट है, बाकी सब सेम है। और ये कुछ छोटे चैप्टर्स है, डीडी, बैगेज, ट्रांजिट, ट्रांसशिपमेंट, ये तो करके ही जाना। व्हाट अबाउट द अदर चैप्टर्स? जस्ट रीड वन टाइम, ठीक है। देन हम कहाँ, मतलब क्या कैसे स्ट्रेटेजी क्या करें, 10 मार्क्स है ना। देखो, आपका क्वेश्चन आप कौन से सॉल्व करोगे, इसके लिए आपके जो भी अगर नोट्स के क्वेश्चन है वो सॉल्व करो। कस्टम्स के लिए ना बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हैं मॉड्यूल में, वो देख लो। और आईसीएसआई का प्रैक्टिस मैनुअल देखना अगर आपके पास टाइम है तो। इस 10 मार्क के लिए अपने बाकी के 60 मार्क्स को मत गवाना, फोकस करना, ठीक है। हर पेपर ना 100 मार्क का होता है। अज्यूम करके चलो कि आप 90 to 95 मार्क्स का ही पढ़कर जाएंगे, क्योंकि 100% तो सिलेबस आज तक एक ऑल इंडिया रैंकर का भी नहीं हुआ है ना। तो इतना टेंशन नहीं लेना, जितना होता है उतना उतना ही करो, बट अपना बेस्ट देके करो, ठीक है। ओके, कमिंग टू योर डायरेक्ट टैक्स, इसके अंदर कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। एंड एग्जाम में क्वेश्चंस आता है, बट हमारा थोड़ा एग्जीक्यूटिव का टॉपिक भी यहाँ पर इंक्लूड होता है। बट अब मैडम टाइम नहीं है हमारे पास, हम कैसे करें एग्जीक्यूटिव वगैरह का, है ना। बहुत पहले ही तो इतना सारा है, 30 मार्क्स में तो इतना सारा देकर रखा है, और कैसे करें। देखो, ये जो आपके चैप्टर्स है ना, असेसमेंट ऑफ फर्म, कंपनीज, एएमटी, इनके ना ऐसे फुल फ्लेज क्वेश्चंस आते हैं सॉल्व करने के लिए, और मोर टुवर्ड्स या बिजनेस प्रोफेशन के रिलेटेड रहते हैं, है ना, पीजीबीपी को लेकर। अब हमारे सिलेबस में उन्होंने पीजीबीपी को लेकर के कुछ नहीं बोला, दे आर अज्यूमिंग कि आप अभी एग्जीक्यूटिव देकर आए हैं ना, आपको प्रोविजंस तो पता है, तो हम आपको आगे का पढ़ा देते हैं, पीछे का छोड़ दो। दैट इज समथिंग हियर दे हैव डन। तो आपको क्या करना है, एक डिडक्शंस का चैप्टर और एक पीजीबीपी का चैप्टर, आपने जहां से भी एग्जीक्यूटिव के जो नोट्स है आपके, एक बार प्लीज यहाँ से गो थ्रू कर लेना। आई एम नॉट सेइंग रट्टा मारो, बहुत टाइम लगाओ, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू। एंड आफ्टर दैट, एंड अलोंग विद द इंट्रोडक्टरी पार्ट, जो आपके रेट्स, एसेंशियल स्टेटस, सरचार्ज, रिबेट, मार्जिन रिलीफ एक्सेट्रा, छोटे छोटे पॉइंटर्स जो है, ये तीन पहले एक बार अच्छे से कर लो। आफ्टर दैट स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ द रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स, ये तीन। तो क्योंकि कैसा होता है, कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड है, कभी कभी डिडक्शंस के बारे में पूछ लेते हैं, है ना, इसीलिए। अच्छा, यहाँ पर चैप्टर में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, मतलब किस चीज पर हम ध्यान दें। तो देखो, ये जो चैप्टर है ना, असेसमेंट ऑफ फर्म्स, एलएलपी, पार्टनरशिप, चैप्टर बहुत इजी है। इंटरेस्ट और रेम्यूनरेशन को लेकर के जो कैलकुलेशंस है वो ट्रिकी है, तो उसको अच्छे से करो, बाकी आप खुद पूरा कर लो। अगर कंपनीज के बारे में बात करें, मैट, तो यहाँ पर आपको सिर्फ एडजस्टमेंट्स पे ध्यान देना है। एग्जाम का क्वेश्चन बहुत इजी आता है, पूरा एडजस्टमेंट्स के बेसिस पर आता है। हम हमारे ये बीकॉम और ग्रेजुएशन में नहीं करते, अपना फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते, बहुत सारे एडजस्टमेंट्स दिए होते हैं, उसका इफेक्ट पता है, यू आर डन। सेम चीज है यहाँ पर, तो एडजस्टमेंट्स पर फोकस करना, ये आ गए क्वेश्चन सॉल्व, या इंटरेस्ट रेम्यूनरेशन का इफेक्ट आ गया, क्वेश्चन सॉल्व। एएमटी बहुत इजी है, मैट करने के बाद एएमटी करना जल्दी हो जाएगा, ओके। फिर उसके बाद और इनर टैक्सेशन, योर पोएम, ये डीटी डबल ए, ट्रांसफर प्राइसिंग, मोर टुवर्ड्स थ्योरी पार्ट है। बट ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर ना आर्म्स लेंथ प्राइस कैलकुलेशन आता है एग्जाम, तो इसके जो अलग अलग मेथड्स है ना, क्या करो, अगर 5 मेथड है, कप मेथड, रीसेल प्राइस मेथड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो हर टाइप के मेथड की थ्योरी अच्छी से करना जो भी दिए, और प्लस उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना। थ्योरी क्वेश्चन, ऐसे से क्या होगा, आपका ये एएलपी वाला पार्ट हो जाएगा, बैलेंस जो थ्योरी है वो कंप्लीट कर लो, बाकी ये डीटी डबल और इसके अंदर थेरीज है। एनआर टैक्सेशन और पोएम के अंदर अगेन सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, उसकी जो थेरी है वो पढ़ेंगे, उसके बाद छोटे थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ये प्रिपेयर हो गया आपका, ठीक है। अब ये आगे, ये चैप्टर्स कैसे करना है, देखो, स्लम सेल, आपको क्या करना है, ये कैपिटल गेन से लिंक किया है स्लम सेल को, बहुत छोटा टॉपिक है, बट अगेन बेसिक्स नहीं दिए हमारे मॉड्यूल में, तो आप क्या करेंगे, अपने एग्जीक्यूटिव नोट से कैपिटल गेन को बस एक बार
10 मिनट्स में गो थ्रू करना है कि क्या क्या पढ़ा था हमने इस चैप्टर के अंदर। सिमिलरली फॉर गिफ्ट, iOS जो है, IFOS जो है, वो आप एक बार रेफर करेंगे। उन्होंने गिफ्ट के आपको ये दे दिए प्रोविजंस, बट बाकी एक्सप्लेन नहीं किया है ना। व्हाई आई एम सेइंग यू हैव टू रेफर एग्जीक्यूटिव का, आप जब एग्जाम क्वेश्चंस खोलकर देखेंगे तो उन्होंने ना एग्जीक्यूटिव के कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिए हैं। जब अगर आपको भले ही बाकी क्वेश्चन समझ आ जाए, बट अगर यही समझ नहीं आएगा तो आप कैसे करोगे, है ना। देन डिविडेंड वाले चैप्टर के अंदर आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करना है। सेम गोल्स फॉर योर बाय बैक, सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, छोटे छोटे चैप्टर्स है। कैपिटल गेन पढ़कर जाना एज आई डिस्कस्ड अभी। कार्बन क्रेडिट, गार्ड, सार और प्लानिंग, ये टैक्स प्लानिंग प्योर थ्योरी है। अगेन इंपॉर्टेंट, ये जो टैक्स प्लानिंग वाला चैप्टर जितना छोटा और थियोरेटिकल लगता है ना एग्जाम में, उतना ही ट्रिकी होता है। तो इसके थोड़े क्वेश्चन सॉल्व कर, और तीनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, मैनेजमेंट, प्लानिंग, टैक्स एवेजन, थोड़ा सा उस पर होल्ड रखना, मीनिंग समझना उसका। क्योंकि क्वेश्चन क्या आता है आपको, 5 आगे क्वेश्चन आते हैं, 1 2 3 4 5, बताओ टैक्स प्लानिंग है कि मैनेजमेंट है कि एवेजन है ना, इसके लिए। सो डायरेक्ट टैक्स इज समथिंग, थोड़ा इस तरीके से पढ़ना है। हर चैप्टर में कुछ ट्रिकी एरियाज है, सिर्फ उस पर फोकस करना है, बाकी एज इट इज आप थ्योरी पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो। एग्जामिनर आपको सिर्फ ये जो ट्रिकी एरियाज है ना, इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन, एडजस्टमेंट एक्सेट्रा, यहीं पर आपको गेम खेलता है, बाकी कुछ नहीं। अच्छा एक और चीज मैडम, TDS TCS ऐसे चीजें भी ना आकर गई एग्जाम में, क्या करें, दिमाग मत लगाओ। जो कंटेंट पहले हमें हमारे सिलेबस में दिया है उसको खत्म कर लो, ये सब को छोड़ दो। क्योंकि यू नेवर नो आप कितना पढ़ोगे ना, समंदर है, कहाँ तक जाओगे आप लॉ पढ़ने के लिए, टैक्सेशन का जितना है उतना दो, टेंशन नहीं लेना। बाकी इतना जो पेपर है हमारा उस पर फोकस करके मार्क्स गेन करने की कोशिश करो। नाउ कमिंग टू 1 डे बिफोर योर एग्जाम्स, कैसे करेंगे हम, ठीक है। तो पहले एक ना आपके लिए एक, ये आप हर सब्जेक्ट के लिए करेंगे, बट सबसे इंपॉर्टेंट आप टैक्स के लिए करेंगे। आई हैव प्रिपेयर्ड अ शॉर्ट प्रोफॉर्मा हाउ यू कैन डू इट। सबसे पहले देखो, इट इज अज्यूम दैट यू विल गेट इफेक्टिव टाइम ऑफ 10 आवर्स टू स्टडी 1 डे बिफोर एग्जाम्स, मतलब आपके 600 मिनट्स हो गए। देखो कैसे कैलकुलेट किया 10 आवर्स, हम वो भी देख लेते। आपका 24, सो रहे हो आप आराम से 6 घंटा सोना, आप ट्रैवल टाइम करोगे आपके जाना आना, इफ यू आर गिविंग योर 9 पेपर्स, दिस इज समथिंग ओके। देन योर लंच, डिनर, अदर मिसलेनियस एंड योर ब्रेक, 3 घंटे का ब्रेक भी है पूरे स्टडी शेड्यूल में। तो अभी आपको 10 आवर्स तो मिलते ही है। तो इन 10 आवर्स को हमने डिवाइड किया है, ये आप खुद के लिए करेंगे, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ यू हैव टू प्रिपेयर योर ओन टारगेट टेबल। यहाँ पर आप लिखेंगे 1 2 3 और सीरियल नंबर, देन टॉपिक, कि भाई चैप्टर वाइज हम हमारे इंडेक्स जो है ना उसको डिवाइड कर लेंगे। एंड व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम यू विल टेक टू रिवाइज दिस चैप्टर, यू हैव टू राइट दैट, प्रोवाइडेड इसका टोटल आपका 10 आवर्स ही होना चाहिए, कि हमारे पास उतना ही टाइम है। ये आप अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी के हिसाब से डिवाइड करेंगे। कुछ चैप्टर्स को ज्यादा टाइम लगता है, कुछ को कम, ओके। अब जैसे ही आप एग्जाम से आए अपना पेपर दे करके, तो ये उठाना, ये अपने टेबल के सामने रखना, स्टार्ट स्टडीइंग विद अ टाइमर ऑन, कि मुझे 8 मिनट में पढ़ना ही है, 5 मिनट में पढ़ना ही है। एग्जाम के एक दिन पहले हम क्या पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपके समराइज्ड नोट्स से प्रोविजंस पढ़ेंगे, और दूसरा आपका जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने पहले सॉल्व करते वक्त हाईलाइट किया था, सिर्फ वही पढ़ेंगे, दैट इज ओनली नीडेड। आपको एक दिन पहले ना प्रोविजंस यहाँ दिमाग में फिट होने चाहिए, तो क्वेश्चन पेपर आराम से सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा और ब्रीफ में बात करें, तो अगर मैं जीएसटी की बात करूं, सो स्टडी फ्रॉम योर समराइज्ड नोट्स एंड मार्किंग्स। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है हमारे, वो इंडिविजुअल और लिंक चैप्टर्स के हमने देखे ना, ग्रुप ए की लिस्ट वो करेंगे। उसके बाद के थ्योरी चैप्टर्स करेंगे। एक बार का थ्योरी ना हमें याद रहती है दिमाग में, लेकिन अगर आपने लिमिट्स, रूल्स, फिर प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ कैसे क्या होता है,
ये सब चीजें ना रिकॉल करनी पड़ती है। एक बार का थोड़े से थ्योरी चैप्टर्स अगर रिवाइज नहीं हुए ना वन डे बिफोर एग्जाम, दो चार चलेगा, पर ये छूट गया नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। While doing each chapter, go through the important points to remember, list simultaneously. And now what is this list? हमने ऊपर ना इसे इग्नोर किया था point. See, I have done this for myself for all the practical subjects, even in my executive and in my professional. I even did in my TY, BCom, FY, BCom, everything. Okay, you can do it for yourself for practical subjects. कैसा होता है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो हर क्वेश्चन में ना कुछ एक नया कॉन्सेप्ट होता है. इफ दे आर गिविंग यू 10 क्वेश्चन टू सॉल्व, सब 10 सेम नहीं रहेंगे, सब में कुछ नया कॉन्सेप्ट रहेगा. So I used to keep a sheet beside me. Heading होती थी important points to be remembered. And then 1, 2, 3, 4. मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, उस क्वेश्चन को मैंने अपने आप से सॉल्व किया. जो मुझे नया लगा कि इस क्वेश्चन में ये नया था, इफ आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 2, तो 1 और 2 में कुछ नए एडजस्टमेंट्स होंगे, और जो मेरे लिए डिफिकल्ट है आई यूज टू राइट इट हियर कि ये एडजस्टमेंट है, ये इसका सोल्यूशन है. दूसरा, अगर मैंने कुछ गलती कर दी जो मुझे बाद में याद रखनी है, तो मैं मेरी मिस्टेक्स यहाँ लिखती थी और उसका सोल्यूशन क्या है. एंड दिस लाइकवाइज आई यूज्ड टू प्रिपेयर अ शीट फॉर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड. एग्जाम के एक दिन पहले ये जो 2 पेज की शीट है ना, ये पढ़ना था. एंड टू माई सरप्राइज दिस वर्क्स वंडर्स. ये पढ़ते वक्त पता है आपका दिमाग एक्चुअली इतना स्पीडली वर्क करता है ना वन डे बिफोर एग्जाम, तो आपको ना सब याद आ जाता है. ये पढ़ते पढ़ते ना मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था ना इससे रिलेटेड पॉइंट नंबर 100, वो भी याद आ जाता है. So this is something you can do it for yourself also. So you can read this, see all the markings, चाहे वो क्वेश्चन आंसर हो, थ्योरी हो, फॉर्मेट्स हो, है ना, आंसर कैसे लिखना है, ये छोटी छोटी चीजें आप देख लो खुद के लिए. कस्टम्स अगेन, समराइज नोट्स एंड मार्किंग. 30 मिनट से ज्यादा देना मत ना, कस्टम को बहुत बड़ा सिलेबस है हमारा, 10 मार्क के लिए इतना नहीं करना. एंड देन फॉर योर डीटी, एज डिस्कस फॉर जीएसटी वैसे ही करना है. एंड लाइकवाइज यू कैन डू योर डीटी एनालिटिक का सिलेबस. देखो, some common questions which is curated and accumulated here, स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू जो आते ही है, आपके माइंड में भी हो सकते हैं, तो एक दो डिस्कस हम कर लेते हैं. सबसे पहले, हाउ टू डील विद द केस स्टडीज गिवन इन द मॉड्यूल. पास्ट ईयर में आकर गए, सिंपल स्ट्रेट आंसर, टाइम नहीं है, टाइम देना नहीं है, 2-3 मार्क का आएगा, इग्नोर कर दो. ठीक है, वेरी प्रैक्टिकल से आई एम सेइंग, मैं अभी आपको बोल दूं केस स्टडी पढ़ो, आपके लिए वो बर्डन होगा, आप बाकी चीजें नहीं पढ़ पाएंगे. डायरेक्ट टैक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस टू डू, फ्रॉम वेयर टू डू एंड फ्रॉम वेयर टू डू डीटी की थ्योरी, है ना. तो पहले तो अपने नोट्स से करेंगे, सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस. अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर्स नहीं है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन पेपर्स नहीं है, अ वेरी इजी सिंपल सोर्स और ऑथेंटिक, नाम तो सुना ही होगा, है ना. इनके वेबसाइट पर जाना, जैसे हमारा वेबसाइट है वैसे ही सब कुछ है इधर. इनके क्वेश्चन पेपर्स हैं, वहां पर जाओ. टैक्सेशन का सिलेबस ऑफ सीएस प्रोफेशनल एंड सीए फाइनल इज सेम, ऑलमोस्ट सेम. वहां से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. आई एम नॉट सेइंग ऐसे 100-200 क्वेश्चन सॉल्व करो, नहीं. हर चैप्टर के 5 क्वेश्चन भी देख लेना आपने उनके लेवल के, यू आर डन. ठीक है, okay. Again, if you don't have the material, do this. If you have your own question bank, no need of doing this. Mind it, okay? This is not compulsory. This is for those who don't have some questions. How to revise the subject in the least time as many chapters? वो जो टेबल हमने ऊपर देखा ना अभी, कैसे करना है, this is the solution for that. Coming next, scanners. In the session 1 only I have discussed scanner मतलब क्या, past paper questions साथ में दिए हैं चैप्टर वाइज. तो स्कैनर करो या फिर डायरेक्ट इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से क्वेश्चन पेपर उठाकर करो, चलेगा, दोनों सेम है. स्कैनर डजंट मीन एक्स्ट्रा क्वेश्चन, प्रोवाइडेड कुछ पब्लिकेशंस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देते हैं अपने, बट देन उनके जो आंसर्स है ना, वो पता नहीं कितने ऑथेंटिक है, उनके प्रोविजंस अपडेटेड वाले हैं नहीं है ना. तो अवॉइड दैट unless and until it is a very good publication.
टैक्स स्कोरिंग है क्या? द आंसर इज यस, टैक्स इज वेरी स्कोरिंग. आई हैव सीन पीपल स्कोरिंग 80. कुछ भी नहीं था, बस प्रोविजन पे ग्रिप रखी, प्रेजेंटेशन को ध्यान दिया, डन है ना. सम पे फोकस करे कि थ्योरी पे? यू नेवर नो कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं. दोनों को इक्वल वेटेज देना है. मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, क्या हमें सेक्शंस याद रखने हैं? देखो, कुछ कुछ चीजें ना बेसिक है, वो याद कर लो. अगर आपने ये कर लिया ना और आपके आंसर शीट में 4-5 जगह भी ये सब चीजें दिख गई ना, पेपर थोड़ा और प्रेजेंटेबल लगता है. जैसे कि अगर कोई आपको एंट्री आएगी, आरसीएम से रिलेटेड कोई एंट्री आ गई या क्वेश्चन आ गया, तो हम थोड़ा कैसे उसे लिख सकते हैं कि हम एज पर सेक्शन तो नहीं लिखेंगे ना. तो आरसीएम में ना एक नोटिफिकेशन नंबर दिया गया है, नोटिफिकेशन नंबर 2017, ऐसे कुछ कुछ करके दिया गया. ये याद कर लो, बस 2-3 लेटर्स ही तो है. वैसे ही एग्जामिशन का नोटिफिकेशन नंबर याद कर लो. अब जब जब आरसीएम की एंट्री आएगी ना, आपको वर्किंग नोट में लिखने के लिए कितना ब्यूटीफुली रहेगा, एज पर नोटिफिकेशन नंबर दिस बाय द जीएसटी काउंसिल और वट एवर, जो भी आपका लाइन रहेगा. सो इट seems so appealing while when the checker is checking your paper. फिर सप्लाई का सेक्शंस कर लेना, क्योंकि आपको जब वर्किंग नोट लिखते हो तो बहुत बार आपको सप्लाई रिलेटेड वर्किंग नोट लिखने के लिए आता ही है. तो सेक्शन 7 की सीरीज कर लेना. शेड्यूल नंबर, तो आप देखो फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आया कि सप्लाई है या नहीं, तो हम क्या लिखेंगे? एज पर सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए, शेड्यूल रेड विथ शेड्यूल 1, जो भी है, एंड देन योर प्रोविजन. पढ़ने में कितना ब्यूटीफुल लगता है. तो शेड्यूल नंबर्स कर लो, यहाँ सेक्शन कर लो, ठीक है. देन आरसीएम एग्जामिशन के नोटिफिकेशन नंबर. फिर ये जो सेक्शंस है ना, टैक्स, इनवॉइस, टाइम ऑफ सप्लाई, ये टिल द एंड यहाँ तक के. कुछ कुछ सेक्शंस बस थोड़ा सा लर्न कर लेना, है ना. ये सब कहाँ काम आएंगे हमको? वर्किंग नोट्स लिखने में और कोई भी प्रोविजन के लिए कोट करने में. जहां हो सकता है कोट कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सही कोट कर आना. ओके. एंड रिटर्न्स के अंदर आपके फॉर्म नंबर्स जितना होता है उतना ज्यादा नहीं, ठीक है. जैसे कि आपका जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 1, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके. सो इस तरह से आप करो. अच्छा, बाकी इतना जो है थ्योरी, वहां से कुछ नॉट नीडेड, है ना. जहाँ कोट करना इम्पोर्टेंट है उसमें जो चीजें आ सकती है, बस वही चीजें यहाँ पर करनी है आपको. आप अपने लिए लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हो. अच्छा, एक और चीज, ऐसा एक पेज पेन पेपर लेके सेक्शन नंबर पर्टिकुलर जैसे लिस्ट प्रिपेयर, ऐसा सब मत करना अभी. ये सब करने का टाइम पहले था. किया होगा पहले तो वो रीड करो, नहीं किया है तो ऐसा शॉर्टकट यूज करो. इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंटली आज वाले करके जाओ. ओके. So till here we have completed our advanced tax law, your DT, your IDT, including your customs in your IDT. कैसे प्रेजेंट करना है, क्वेश्चन कैसे आएगा, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, चैप्टर वाइज स्ट्रेटेजी, 1 डे बिफोर एग्जाम कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बड़े वाले क्वेश्चंस को कैसे इंटरप्रेट करना है, मल्टीपल चैप्टर्स को कैसे यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना है, हमने सब कवर कर दिया. This was all from my side for your advanced tax law paper. I hope I have solved all your questions. Thank you so much for joining.